पहला प्रश्न है कि धीरे धीरे में कौन सा समास है। तो इसमें जो समास है वो है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि धनुर्बाण में किस प्रकार का समास है। तो जो धनुर्बाण में जो समास है वो है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी। तो जैसे जो पहला प्रश्न है कि जैसे धीरे धीरे, तो जब कोई शब्द रिपीट होता है तो वहां पर होता है अव्ययी भाव समास। या फिर जैसे और उदाहरण है इसके प्रत्येक, तो जैसे अगर प्रत्येक भी यूज होगा कहीं पे तो वहां पर भी जो समास प्रयोग होगा वो होगा अव्ययी भाव समास। दूसरा प्रश्न है धनुर्बाण, तो धनुर्बाण है धनुष और बाण, तो यहाँ पे आ जाएगा द्वंद्व समास। अब अगला प्रश्न है कि इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो जो शत्रु का पर्यायवाची नहीं है वो है अहि, ऑप्शन नंबर एक। बाकी रिपु, अरि और बैरी ये तीनों शत्रु के पर्यायवाची हैं। और यहाँ पर जो अहि प्रयोग हुआ है, अहि है सांप का पर्यायवाची। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो गणाधिप, ऑप्शन नंबर डी। गणाधिप जो है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पुरंदर, मधवा और शक्र ये तीन जो चीजें प्रयोग हुई हैं, ये जो तीन नाम हैं ये तीनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। स्पर्श का विलोम शब्द क्या है। तो स्पर्श का जो विलोम शब्द है वो है अस्पर्श, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है ध्वंस। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है। ध्वंस का मतलब होता है विनाश, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा निर्माण, ऑप्शन नंबर बी। तो ध्वंस का विलोम हो जाएगा निर्माण। बाकी जो तुल्य प्रयोग हुआ है तो तुल्य का जो वो विलोम होगा वो हो जाएगा अतुल्य। प्राकृतिक का हो जाएगा कृत्रिम। और बाकी विध्वंस तो विनाशयी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव बताना है। तो वो है कूची, ऑप्शन नंबर सी। तो जो कूची है इसका तत्सम होगा कूर्चिका, यानी कि कूर्चिका होगा कूची का तत्सम। बाकी कपाट, कीटक और कुंभकार ये तीनों तत्सम ही है। कपाट का तद्भव हो जाएगा किवाड़, कीटक का तद्भव हो जाएगा कीड़ा। बाकी जो कूर्ची का तद्भव तो कूची है ही, और जो कुंभकार है उसका तद्भव होगा कुम्हार। अगला 8वां प्रश्न है कि लवण का तद्भव क्या होगा। तो जो लवण का तद्भव होगा वो हो जाएगा नॉन, ऑप्शन नंबर एक। लवण का तद्भव होगा नॉन। और उसके बाद क्या है यहाँ पे नमक, क्षार समानार्थी शब्द है ये तो। जबकि जो लवंग है तो लवंग लौंग का तत्सम हो जाएगा, यानी कि लौंग हो जाएगा तद्भव और लवंग हो जाएगा तत्सम। और ये दोनों समानार्थी हो गए। अगला 9वां प्रश्न है कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है तो वो होता है संधि, ऑप्शन नंबर डी। संहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो समधनहार, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे अगर उसकी संधि की बात करें तो व्यंजन संधि आ जाएगी यहाँ पे। संधि विच्छेद समधनहार हो ही गया। अगला प्रश्न है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो अंतेवासी, ऑप्शन नंबर सी। तो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला तो उसके लिए जो एक शब्द है वो है अंतेवासी। बाकी अगला प्रश्न है कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, तो वो हो जाएगा कुलीन, ऑप्शन नंबर डी।
बाकी एक ही जाति या वर्ण के लोगों को सवर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या होगी 13। तो अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या होगा? तो इस कहावत का आशय है किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। ऑप्शन नंबर बी। गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है मालदार। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। छी कितना घृणित दृश्य है। अब घृणित आया है तो वाह तो आएगा ही नहीं, ओह और आय भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। बाकी अगला प्रश्न है कि शब्दानुक्रम में सही वाक्य क्या है? तो वह आदमी गरीब था। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है? तो वायु। ऑप्शन नंबर बी। वायु स्त्रीलिंग है। बाकी बचपन, समुद्र और कम्बल ये तीनों पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है कि गौ शब्द का वचन पहचानिए। तो गौ है एक वचन। ऑप्शन नंबर बी। इसका गौ का मतलब गाय होता है। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो कारक। ऑप्शन नंबर 1। निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वो है अंत्याक्षरी। ऑप्शन नंबर बी। बाकी की जो 3 लिखे हैं वर्तनी की दृष्टि से गलत हैं। अंत्याक्षरी होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो प्रदर्शनी का शुद्ध रूप बताना है। तो वो होगा प्रदर्शनी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका जवाब अमृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो सूर्य, श्वेत और योगी ये जो 3 शब्द दिए हुए हैं ये तीनों हंस के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश दिया हुआ है। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो वो हो जाएगा कार्य तत्परता। जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक उपादान कौन सा है? तो वो है तत्परता। गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा SR राव। ऑप्शन नंबर सी। तो लोथल की जो खुदाई हुई थी वो हुई थी SR राव के नेतृत्व में। लोथल है कहाँ पे? तो ये है गुजरात के अहमदाबाद जिले में सरगवाला नामक गांव के पास में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय से सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो वो था हुमायूं। ऑप्शन नंबर डी। हुमायूं की अगर बात करें तो हुमायूं जब गद्दी पे बैठा तो ये बैठा था 1530 में। ठीक है, 1530 में ये गद्दी पे बैठा। 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। इसके बाद एक और युद्ध हुआ 1540 का युद्ध जो हुआ शेरशाह और हुमायूं के बीच में। इस युद्ध को कहा जाता है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। इसी युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा और शेरशाह गद्दी पे बैठा। और 1555 में हुमायूं ने पुनः युद्ध किया मच्छीवाड़ा का युद्ध, या जिसे सरहिंद का युद्ध भी कहा जाता है, 1555 में।
और इस युद्ध के बाद दिल्ली पर मुगल वंश की फिर से स्थापना हुई। 1556 में हुई थी हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। पुस्तकालय का नाम था दीन पनाह भवन में स्थित था वो पुस्तकालय। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ पर शहीद हुए थे? तो इसका जवाब है इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर बी। अगर तारीख की बात करें तो तारीख थी 27 फरवरी 1931। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये घटना हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से द इंडिपेंडेंस समाचार पत्र पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वो थे मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। इस समाचार पत्र को मोतीलाल नेहरू ने 1919 यानी कि 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद से प्रकाशित किया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर बी। विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है ये टिहरी बांध। यह है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को, ऑप्शन नंबर डी। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है और ये लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। इनमें से कौन सी नदी भारत की पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? तो इसका जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर डी। बाकी नर्मदा, लूनी और साबरमती ये तीनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, लेकिन कृष्णा नदी है ये पश्चिम की ओर नहीं बहती है। कृष्णा नदी निकलती है पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है लगभग 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, जबकि अन्य नदियां जो तीन दी गई हैं ये पश्चिम दिशा में बहती हैं। भारत की तीन महत्वपूर्ण नदियां, इनका स्रोत हिमालय में स्थित मानसरोवर झील के निकट है। तो बताना है कि वो नदियां कौन सी हैं। तो वो नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर स्थित चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में से कहा जाता है सांगपो। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से निकलती है, जो कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटकर पंजाब में प्रवेश करती है। अब बात करते हैं सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील के पास स्थित सिनकाबाब नामक जलधारा से निकलती है और यह अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो वो है ब्राजील। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद 5वें नंबर पर है ब्राजील। ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण से इसको विश्व का कहवा पात्र भी कहा जाता है। ब्राजील में स्थित साओ पालो कहवा की मंडी और सेंटोस कहवा पत्तन के रूप में प्रसिद्ध है। अब देखते हैं 61वां प्रश्न। भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को।
कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो वो है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान है। जबकि छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों के संबंध में अलग उपबंध दिए गए हैं। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। और जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो वो है वर्धित SLR, ऑप्शन नंबर डी। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है? तो रक्षा व्यय, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि जो रक्षा का जो खर्च है वो रक्षा विभाग के द्वारा देखा जाता है। बिजली की करंट का SI यूनिट क्या है? तो बिजली के करंट की SI यूनिट है एम्पियर। और बाकी जो वाट दी हुई है ये है शक्ति की यानी पावर की। कैंडला है ज्योति तीव्रता। और बोल्ट, तो बोल्ट है विद्युत विभवांतर, विद्युत वाहक बल, इन सभी की यूनिट है बोल्ट। अगला प्रश्न है अब कि जंग लगने पर लोहे का भार तो बढ़ता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो वो है सेक्रेटिन, ऑप्शन नंबर 1। तो सेक्रेटिन एक आंतीय हार्मोन है जो कि ड्यूडेनम के एस सेल से स्रावित होता है। जबकि प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन ये तीनों पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो वो है कुष्ठ रोग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर को। तो कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में दिए गए हैं उत्तर प्रदेश पर्यटन के द्वारा आयोजित मेले या त्योहार। और सूची 2 में है आयोजन स्थल। तो पहला है पशु मेला। तो पशु मेले का आयोजन होता है बटेश्वर में। तो ध्रुपद मेले का आयोजन होता है बनारस में। ठीक है। और इसके बाद गोविंद साहब मेला। तो गोविंद साहब मेले का आयोजन होता है अम्बेडकर नगर में। और माघ मेला इलाहाबाद में। तो 3 4 ऑप्शन नंबर 1। पशु मेला लगता है बटेश्वर में। गोविंद साहब मेला लगता है अम्बेडकर नगर में। कुंभ या माघ का मेला लगता है इलाहाबाद में। नौचंदी का मेला लगता है मेरठ में। हरिदास जयंती मेला लगता है वृंदावन में। देवा शरीफ का मेला लगता है बाराबंकी में। सैयद सलार का मेला लगता है बहराइच में। और जो परिक्रमा मेला है वो नैमिषारण्य में। कालिंजर का मेला बांदा में। कैलाश मेला आगरा में। ददरी मेला बलिया में। देव छठ मेला मथुरा में। और सोरो कांसीराम नगर में। प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1 मई 2016 को। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो वो होता है 12%, ऑप्शन नंबर 1। भारत में कुल कितने गांव हैं? तो 6,40,930, ऑप्शन नंबर सी। और ये संख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। उत्तर प्रदेश का
मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो दशहरी आम के लिए, ऑप्शन नंबर 1। तो उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद दशहरी आम के लिए, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद दशहरी आम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सहारनपुर है सफेदा और चौसा के लिए, मेरठ और बागपत का रटौल और बनारस का लंगड़ा आम, ये सब प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा जो आम की अन्य किस्में हैं वो है लखनऊ सफेदा, मलिहाबादी सफेदा, फाजली, लखनऊआ, जौहरी और सफेदा, ये सब आम की किस्में हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? तो वो है जौनपुर, ऑप्शन नंबर डी। जौनपुर का लिंगानुपात है 1024। आजमगढ़ का है 1019। देवरिया का है 1017 और सुल्तानपुर, तो सुल्तानपुर का है 983। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों यानी कि रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो वो है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी। NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? तो जरीब के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज को देश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वो है कि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। तो ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा कि यही वाला कथन है जो गलत है। निम्नलिखित में से कौन तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है? तो पंचायती राज पद्धति, ऑप्शन नंबर बी। भारत की योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। आर्थिक नियोजन विषय है संबंधी सूची का, ऑप्शन नंबर सी। गेहूं में बौनेपन के लिए जीन है? तो वो है नॉरेन 10, ऑप्शन नंबर बी। भारत में कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1965 को। ऑपरेशन फ्लड सेकंड का निम्न में से किससे संबंध है? दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो जो खरीफ की फसल नहीं है वो है चना। अरहर, मक्का, धान, गन्ना और कपास हैं खरीफ की फसलें। रबी की फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। और जायद की हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, तुरई, भिंडी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। तो सर्व शिक्षा अभियान, तो सर्व शिक्षा अभियान हुआ था 2001 में। साक्षर भारत मिशन, साक्षर भारत मिशन 2009। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। तो 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर 1। संगम योजना का उद्देश्य है? तो विकलांगों की सहायता, ऑप्शन नंबर डी। सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास से, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी?
तो जनवरी 2014 को। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था 2001 में।